हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएसवाई प्रबल सर पे। सभी साथ एक बार जुड़ जाएंगे और सबसे पहले आप लोग आज के सेशन को शेयर कर दीजिए। अगर इच्छा हो तो सेशन को लाइक कर देना और अगर अच्छा लगे तो अपना फीडबैक जरूर आप लोग देना कि आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो ये है कि आखिर में कि किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम होता क्या है। क्या किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम तो आपने बचपन से पढ़ा है। 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, यहाँ तक 6 किंगडम भी कितने लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि इस किंगडम में आपको क्या क्या देखना है और क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको जो आप लोग टेक्सोनोमिक हायरार्की पढ़ते हो तो पढ़ते हो ना, सबसे ऊपर किंगडम आता है, फिर फाइलम आता है, फिर क्लास आता है, फिर ऑर्डर आता है, फिर फैमिली आता है, फिर जेनस आता है, फिर स्पीशीज आता है। तो मेरे को सबसे हाईएस्ट कैटेगरी का बात करना है और उसका नाम क्या है, किंगडम। तो सबसे पहले बात जब चल रही थी तो लिनियस नाम का साइंटिस्ट आया। लिनियस के बारे में आपको दो चीज जानना है। पहला, इसको टेक्सोनोमी का पापा बोला जाता है, यानी फादर ऑफ टेक्सोनोमी। और दूसरा, इसने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, यानी द्विनामकरण पद्धति इसने दिया था। ठीक बात है भाई। और इसका एक बुक भी, सिस्टमा नेचर, ये भी नाम याद रख लीजिएगा। सिस्टमा नेचर किसने लिखा था? कैरोलस लिनियस ने लिखा। ठीक बात है। तो लिनियस ने बोला कि पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का बात किया जाए तो मात्र 2 प्रकार के किंगडम हो सकते हैं। उनका नाम है प्लांट और एनिमल। तो एक किंगडम को उसने प्लांट बोल दिया, एक किंगडम को उसने एनिमल बोल दिया। तो अगर एग्जाम में आएगा कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था तो आपका करेक्ट आंसर जाएगा कैरोलस लिनियस। पहला पॉइंट। अब साइंटिस्ट है कि मानते ही नहीं। 2 के बाद फिर दूसरा टपक गया, उसका नाम था हैकल। तो अर्नस्ट हैकल नाम का वैज्ञानिक था, उसने बोला नहीं लिनियस चाचा, आप जो बोल रहे हैं सही बात है, प्लांट और एनिमल तो होगा ही होगा, बट एक और मुफ्त मिले। और उस किंगडम का नाम क्या रखा? उस किंगडम का नाम उसने रखा प्रोटिस्टा। तो इसी ने बोला कि 2 किंगडम नहीं होता है, टोटल 3 किंगडम होते हैं। एक का नाम होता है मोनेरा, सॉरी ये मोनेरा नहीं बोला था, इसने बोला था एक का नाम होता है प्रोटिस्टा, एक का नाम होता है प्लेंटे और एक का नाम होता है एनिमेलिया। तो बोले चलो ठीक है भाई, इतना मेहनत कर रहे हैं, तेरी भी बात मान लिया जाए। तो अगर एग्जाम में बोला जाएगा कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था तो याद रख लेना अर्नस्ट हैकल ने दिया था। फिर टपकता है कोपलैंड। फिर कौन आता है? कोपलैंड। तो कोपलैंड ने बोला कि 3 सिस्टम क्लासिफिकेशन नहीं होगा, मैं 4 करके दिखाऊंगा। तो पूछेगा बता बता चौथा कौन है? तो बोला चौथा है मोनेरा। चौथा कौन सा है? मोनेरा। इसने बोला कि 4 प्रकार के किंगडम को मैं क्लासिफाई करूंगा। एक को मैं बोलूंगा मोनेरा, दूसरे को प्रोटिस्टा जो पहले से पता था, आपका प्लेंटी और एनिमेलिया बोल दिया गया। यानी 2 किंगडम लिनियस ने, 3 किंगडम हैकल ने, 4 किंगडम कोपलैंड ने। अब बारी है, सिटी बजा के आ गया आर.एच. व्हिटेकर। आर.एच. व्हिटेकर की एंट्री होती है 1969 का बात है। इसने बोला 4 नहीं, मैं 5 पांडवों का जन्म दूंगा। और 5 पांडवों का नाम इसने क्या रखा? 5 पांडवों का नाम इसने रखा मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटे और एनिमेलिया। यानी 4 तो चुरा लिया था और अपने से क्या रख दिया? फन वाला इंसान था तो फंजाई रख दिया। तो याद रख लेना, प्रोटिस्टा को किसने इंट्रोड्यूस किया था? हैकल ने। मोनेरा को किसने किया था? बताइए, कोपलैंड ने। और फंजाई को किसने किया था? व्हिटेकर ने। तो आज हम लोग देखेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन व्हिच इज गिवन बाय आर.एच. व्हिटेकर इन 1969। चलिए उसका कुछ फीचर के बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। तो सबसे पहली बात किया जाए कि भाई इसका सेल टाइप, तो यहाँ पे चारों मैंने किंगडम लिख दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटे और एनिमेलिया। तो सबसे मेरा पहला पॉइंट आता है कि आखिर में इसका सेल टाइप क्या होता है। यानी ये जो किंगडम के अंदर में जो ऑर्गेनिज्म आएंगे उनका सेल का टाइप कैसा होगा? वो प्रोकैरियोटिक होगा या यूकैरियोटिक होगा? अब आपके मन में ये प्रश्न उठेगा कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्या होता है। तो देखो, सेल जो होता है ना वो 2 प्रकार का होता है। एक उस समय का जब उतने ज्यादा आपका मतलब क्या होता है, इवोल्यूशन नहीं हुआ, तो जो प्रिमिटिव वाले सेल थे उनको बोल दिया गया प्रोकैरियोट। और जो नए नवेली जो दुल्हन आई है उसको बोला जाता है यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या है? एक प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल है। अब प्रिमिटिव करने का मतलब इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल्स नहीं है। इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल्स नहीं है और इसका न्यूक्लियस बहुत ज्यादा इनकॉन्स्पिशियस है, ज्यादा डेवलप नहीं।
उसको बोला जाता है प्रोकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक मतलब नई नवीली दुल्हन, अब ये सज धज के तैयार हो क्या है, न्यूक्लियस के साथ आई है, तो इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स भी होगा, इसके पास अपना खुद का न्यूक्लियस होगा, उसके अंदर में क्रोमोसोम होगा, डीएनए सब होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्लियर बात? तो अगर बात किया जाए मोनेरा का, तो मोनेरा का जो देखा गया सेल टाइप वो था प्रोकैरियोटिक, और बाकी जितने भी थे प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिन और एनिमेलिया, सारे की जो सेल का टाइप देखा गया वो था यूकैरियोटिक। तो पहला पॉइंट आपने क्या सीखा, मोनेरा का जो सेल टाइप होता है प्रोकैरियोटिक होता है, बाकी सारे चारों का आपका कैसा होता है, यूकैरियोटिक होता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रोकैरियोटिक और ये सारे का सारा यूकैरियोटिक। आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा प्रश्न आया कि भाई देख, ठीक बात है, तुमने सेल तो अपना बना लिया, किसी ने प्रो बनाया, किसी ने यू बनाया, बट ये बताओ कि इसका सुरक्षा कैसे करोगे? तो बोला अच्छा, इसका मतलब मेरे को सेल वॉल की जरूरत पड़ेगी। तो चलो ठीक बात है। तो अगर सेल वॉल का बात किया जाए तो मोनेरा के अंदर में जो सेल वॉल देखा गया वो नॉन सेल्यूलोजिक था। अब बोलेंगे सेल्यूलोज क्या होता है, तो बस इतना समझो कि सेल्यूलोज एक प्रकार का आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, बस ठीक है ना, बस इतना समझिए कि एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड होता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज, गम, गिलाटिन, स्टार्च, ये सारे के सारे क्या होते हैं, पॉलीसैकेराइड होते हैं। अब मामला क्या था, तो इसने बोला कि देखो मोनेरा के पास जो सेल्यूलोज, इसके पास जो सेलवाल होगा ना वो नॉन सेल्यूलोजिक होगा, यानी उस सेल्यूलोज का मिलके नहीं बना। तो कोई बोलेगा किसका मिलकर बना होगा, तो ये जो होता है ये बनेगा पॉलीसैकेराइड से और आपके एमाइनो एसिड से। कहने का मतलब इसके अंदर में सेल्यूलोजिक कंपोनेंट वाला सेलवाल नहीं होगा, इसके अंदर में कौन होगा, पॉलीसैकेराइड या फिर एमाइनो एसिड से मिलकर इसका सेलवाल बनेगा। इस एग्जांपल पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर बनेगा। ठीक बात है। तो याद रख लेना, जो बैक्टीरिया होता है, जो मोनेरा होगा, मोनेरा के अंदर का जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज से मिलके नहीं बनता। किससे मिलके बनेगा, पॉलीसैकेराइड और एमिनो एसिड से मिलके बनेगा। बात क्या गया, चलो प्रोटिस्टा में बताओ। तो प्रोटिस्टा मन मर्जी है, कभी हो सकता है सेल वॉल रख ले, कभी हो सकता है सेल वॉल ना रखे। अब कोई बोलेगा कि बताओ सेल वॉल किसके पास, तो जनरली जितने प्रोटिस्ट होते हैं लगभग सबके पास सेल वॉल होता है, बट नखरा कौन दिखाता है, यूग्लिना। यूग्लिना है कि मानता ही नहीं। यूग्लिना बोलेगा कि नहीं, मैं अपने सेल वॉल को त्याग देता हूं और मैं उसकी जगह पे मैं थोड़ा नाचना चाहता हूं, मैं अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाना चाहता हूं, तो मेरे को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराना है। सेल वॉल तो रिजिड होता है, नॉन लिविंग होता है, तो मेरे को दौड़ने नहीं देगा, तो मैं आजादी चाहता हूं। तो इसलिए भगवान ने, कुदरत ने उसको क्या किया, सेल वॉल से मुक्त कर दिया और बोला कि तुम्हारे पास एक प्रोटीन रिच लेयर में देता हूं सेल वॉल की जगह पे, जो उसी का काम करेगा। उसको बोला गया पेलिकल। क्या बोला गया, पेलिकल। तो यूग्लेना आता किसी में, प्रोटिस्टा में, इसके अंदर में सेल वॉल मौजूद नहीं होता है, उसके स्थान पे होता है पेलिकल। और पेलिकल का काम क्या है, डांस कराना, यानी इसके बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। मामला क्लियर। तो यूग्लेना को इसलिए बोला जाता है प्लांट प्रोटिस्ट। क्यों, क्योंकि इसके अंदर में जो पिगमेंट होते हैं ना, वो प्लांट के अंदर मौजूद पिगमेंट से क्या करते हैं, रिजेंबल खाते हैं। मामला क्लियर है। यूग्लेना थोड़ा सा अद्भुत मामला है। यूग्लेना को जब सनलाइट मिलता है ना तो फटाफट फोटोसिंथेसिस करके खाना बना लेता है, बट अगर सनलाइट नहीं मिले तो दूसरे को हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करके दूसरे का खाना झड़प देता है। तो याद रख लेना चीज कि प्रोटिस्टा में सेल वॉल पाया जा भी सकता है और पाया नहीं भी जा सकता है। मामला क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब बात किया जाए फंजाई, थोड़ा फन किया जाए। तो अगर फंजाई का बात किया जाए तो इसमें सेल वॉल मौजूद होता है, बट ये भी विदाउट सेल्यूलोजिक, यानी ये भी सेल्यूलोज का मिलके नहीं बनता। तो कोई प्रश्न पूछेगा तो बताओ ना किससे मिलके बनेगा, तो मैं बता रहा हूं ना, फंजाई का जो सेल वॉल होता है वो काइटिन से मिलके बनता है। किससे जी, काइटिन से। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, तो काइटिन याद रख लीजिएगा, मामला खल्लास। आगे बढ़ो। एनिमेलिया का बात किया जाए, हमारे अंदर क्या सेल वॉल है क्या, बिल्कुल नहीं। तो याद रख लेना है, हमारे पास है ही नहीं तो किससे बनेगा, ये क्या उलझन, हटा दो गोली मारो। इसका मतलब एनिमेलिया के पास सेल वॉल मौजूद नहीं होता है। मामला क्लियर है। तो यहाँ पे एब्सेंट होगा। तो आपने अभी क्या देखा, सेल टाइप, अभी आपने फिर क्या देखा, आपका सेल वॉल देखा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो मैंने बोला था पहले कि अगर मैं बात कर दूं, देखो बात करूं, अगर मेरे पास न्यूक्लियस रहेगा तभी तो उसको कवर करने के लिए मेरे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेगा। अगर मेरा न्यूक्लियस ही अच्छे से डेवलप नहीं है तो उसकी सुरक्षा की क्या जिम्मेदारी, नहीं समझ में आ रहा है। समझ में, मान लीजिए गरीब रोड पे इसी तरह घूमते फिरते हैं, उनको कोई सुरक्षा देता है क्या, नहीं। बट एक नेता जो बहुत घटिया भी काम किया होगा, वो रोड से दौड़ेगा ना तो उसके पीछे 10-10 बॉडीगार्ड जो डीएम बन के जाते हैं बेचारे प्रिपरेशन करके, वो पीछे पीछे दौड़ेंगे। क्यों, क्योंकि उसके पास एक पोस्ट है। तो वही मामला है कि अगर प्रोकैरियोटिक का बात किया जाए तो वो गरीब वाला ही मामला है, बेचारा इसका न्यूक्लियस अच्छे से डेवलप ही नहीं है, तो भगवान ने बोला कि तेरे को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में नहीं दूंगा। और यूकैरियोटिक का बात किया जाए तो इसके पास न्यूक्लियस था, इसका पोस्ट था,
भाई बढ़िया नेताजी बन गया, मुखिया सरपंच बन गया, तो इसको थोड़ा सा सुरक्षा मिलने लगा। यानी यूकैरियोटिक को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा, प्रो में कौन था, मोनेरा, यानी यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या लिखा है, एब्सेंट, और बाकी हर जगह क्या है, ओरिजिन। मामला क्लियर। तो प्रोकैरियोटिक से पकड़ लोगे कि उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहेगा, जबकि यूकैरियोटिक से पकड़ लोगे कि उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद रहेगा। क्लियर बात है भाई। तो 3 टाइप हम लोगों ने पढ़ लिया। अब बात है कि उसका बॉडी का बात करिए कि 6 पैक बॉडी बनाए कि नहीं। तो अगर बात करिए बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का, तो जो आपका मोनेरा होता है उसके बॉडी के अंदर में केवल सेल होता है, तो इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किसी मिलकर बनता है, सेल्यूलर होता है। कैसा होता है, सेल्यूलर। अगर प्रोटिस्टा का बात किया जाए तो ये भी सेल्यूलर होता है, और जनरली ये यूनिसेल्यूलर होते हैं। इसका प्रोटिस्टा का बॉडी कैसा होता है, यूनिसेल्यूलर। अगर बात कीजिए फंजाई का, तो फंजाई थोड़ा फन करेगा तो इसका बॉडी बढ़ जाता है, ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं। तो देखो मोनेरा कैसा था, सेल्यूलर, प्रोटिस्टा भी कैसा था, सेल्यूलर में यूनिसेल्यूलर था। मोनेरा प्रोटिस्टा दोनों यूनिसेल्यूलर है। अब बात आती है फंजाई में, तो मल्टी सेल्यूलर, यानी अब इवोल्यूशन स्टार्ट हो गया, पहले यूनि से मल्टी बनने लगा, मल्टी सेल्यूलर, थोड़ा थोड़ा लूज टिश्यू भी बनने लगे। अब आपने पढ़ा है टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स, तो बहुत सारे सेल इकट्ठे होकर एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, उसी को तो बोला जाता है टिश्यू। तो मल्टी सेलुलर कहां पे थे, फंजाई में, और थोड़े थोड़े लूज टिश्यू आने लगे। जैसे अब प्लेंटी में भरे, अब ये टिश्यू कॉम्पैक्ट होते गया, अब टिश्यू से क्या बनने लगे, ऑर्गन। तो टिश्यू और ऑर्गन किस में आएगा, प्लेंटी में। और जैसे हम लोग आते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम लेके आते हैं। इसका मतलब एनिमेलिया में टिश्यू भी होगा, ऑर्गन भी होगा, और ऑर्गन सिस्टम भी होगा। मामला क्लियर। तो ये क्या आपका बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन। मोनेरा में कैसा था, सेलुलर, यूनिसेलुलर बोल दो, प्रोटिस्टा में भी यूनिसेलुलर, थोड़ा साइज इवॉल्व हो रहा है। अब जैसे आपका क्या है जी, फंजाई आया, मल्टी सेलुलर, और लूज लूज टिश्यू बनने लगे। और ये टिश्यू कॉम्पैक्ट कब हो गया, जब प्लेंटी की बारी है तो टिश्यू से ऑर्गन बनाने लगी। और जैसे एनिमेलिया की बारी, इवोल्यूशन खत्म होने वाला है, क्या हो गया जी, यहाँ पे आपका ऑर्गन सिस्टम भी बनने लगा। अब आगे बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। कल बॉडी बनाने से नहीं होगा ना, उसके लिए पोषण की भी जरूरत होगी। तो भाई खाना कैसे खाओगे, तो चलो आते हैं। तो अगर बात किया जाए आपका मोनेरा का, ये मैं मोनेरा के बारे में यहाँ पे सब लिखा हूं, तो अगर बात किया जाए मोनेरा का, तो मोनेरा ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है, हेट्रोट्रॉपिक भी होगा। ऑटोट्रॉपिक मतलब अपना खाना खुद से भी बना सकता है, और वो दूसरे पे भी डिपेंड रह सकता है। वो हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसा केस होगा। ऑटो में यहाँ पे मैंने लिखा केमोसिंथेटिक, यानी केमिकल रिएक्शन का इस्तेमाल करके खाना बना सकते हैं। फोटोसिंथेटिक यानी सूर्य भगवान की कृपा से भी खाना बना सकता है। और यहाँ पे मैंने लिखा हेट्रोट्रॉपिक यानी सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, टेंशन की बात। तो ये कहने का मतलब मोनेरा जो है ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करता है। सही बात है। जब मैं आया प्रोटिस्टा के पास, तो प्रोटिस्टा कैसा देता है जी, ये भी ऑटोट्रॉपिक देता है। और ऑटोट्रॉपिक में कैसा देगा, फोटो वाला देगा, ये आपका कीमोसिंथेटिक नहीं देता। तो प्रोटिस्टा जो होता है वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स है, ना कि केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। और साथ ही साथ ये भी कैसा, हेट्रोट्रॉपिक है। तो पहले वाला भी ऑटो हेट्रो दोनों था, प्रोटिस्टा भी ऑटो हेट्रो दोनों। आगे बढ़ते हैं। अब बारी है फंजाई की, तो फंजाई थोड़ा सा दबंग इंसान है। इसने बोला कि नहीं, मैं अपना खुद से बनाऊंगा नहीं, तुम बनाओगे मैं खाऊंगा। तो इसने बोला कि मैं हेट्रोट्रॉपिक रहूंगा, मैं तुम पे डिपेंड करूंगा, मैं अपना खाना खुद से नहीं बनाऊंगा। तो फंजाई जो होता है ये ऑटोट्रॉपिक नहीं, ये हेट्रोट्रॉपिक हो। और हेट्रो में भी कौन कौन सा, सेप्रोफिटिक मरे गली चीजों को खाएगा, और पैरासिटिक किसी पे चढ़ के उसी को खा लेगा। तो याद रख लेना है, फंजाई कभी ऑटोट्रॉपिक नहीं होता है, ये हेट्रोट्रॉपिक होगा। और हेट्रो में भी कौन सा, सेप्रोफिटिक या पैरासिटिक। मामला क्लियर है, आगे बढ़ जाओ। अब बारी है प्लांट की। तो प्लांट के बारे में आप सभी जानते हैं कि प्लांट अपना खाना खुद से बनाता है, और इसीलिए इसको बोला जाता है ऑटोट्रॉपिक। और कौन सा प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे मैंने लिखा फोटोसिंथेसिस। अब बारी हम लोगों की है एनिमेलिया की। तो अगर हमारी बारी आती है तो हम लोगों का कैसा होता है, हम लोग हेट्रोट्रॉपिक है, खाने के मतलब दूसरे पे डिपेंड करते हैं, दूसरे नहीं प्लांट पे डिपेंड करेंगे। दूसरे कौन से, समझ में आ रहा है बात। और हम लोगों का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहता है होलोजोइक। होलोजोइक कहने का मतलब हम लोग खाने को निगल लेते हैं, किसी चीज को एंगल्फ कर देना, उसको बोलते हैं होलोजोइक। तो क्या ये वाला पूरा स्लाइड पूरे आपके माइंड में बैठ गया? अगर बैठ गया तो एक बार थम्स अप दे दीजिए, और सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। मामला क्लियर, आगे बढ़ जाते हैं। चलो देख, अब बारी से हर एक किंगडम के बारे में पढ़ते हैं और उसका कुछ एग्जांपल देखते हैं। अब कोई बोलेगा कि सर आप इतने ही कम क्यों पढ़ा रहे हो, तो मैं वही पढ़ा रहा हूं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। किसी को एडवांस जाने तो उसके लिए मास्टर क्लास आप लोगों की बहुत जल्द आने वाली, तो आप लोग उसको सेशन का आनंद जरूर उठाएंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपका है मोनेरा। तो अभी हम लोगों ने मोनेरा के बारे में कुछ कुछ कैरेक्टर पढ़ा, अब देखते हैं इसका कुछ कॉमन कैरेक्टर, उसके बेसिस पे हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं। तो मोनेरा का बात किया जाए तो सबसे पहला पॉइंट, इसके पास आपका डिफाइंड न्यूक्लियस या फिर
ऑर्गेनिल्स मौजूद नहीं होता है। क्रॉस का मतलब इसके पास ना तो अच्छा न्यूक्लियस डिफाइन होगा और ना इसके पास मेम्ब्रेन को बाउंड करने वाले ऑर्गेनिल्स होंगे। ठीक बात है भाई। और इसका बॉडी जनरली मल्टी सेलुलर भी नहीं पाया जाता है, ठीक है ना, यानी ना तो इसके पास बढ़िया न्यूक्लियस होगा, ना इसके पास सेल ऑर्गेनिल्स होगा और ना ही इसका बॉडी मल्टी सेलुलर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके पास सेल वॉल हो भी सकता है, सेल वॉल नहीं भी हो सकता है। तो बोलेगा सेल वॉल किसके पास होता है, तो सेल वॉल जनरली अधिकांशतः बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होता है, बट किसके पास नहीं होता है, तो माइकोप्लाज्मा याद रख लेना। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया के अंदर में आएगा और इसके अंदर में सेल वॉल मौजूद नहीं होता है। आगे बढ़ जाओ। अगर बात की जाए मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, तो अभी मैंने पढ़ा ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है, हेटेरोट्रॉपिक भी हो सकता है। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट इसका एग्जाम्पल, तो ये जो मोनेरा किंगडम है ना, इस मोनेरा किंगडम के अंदर में क्या क्या आता है, तो इसके अंदर में सबसे पहले आता है बैक्टीरिया, फिर आता है ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या आता है जी, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ब्लू ग्रीन एल्गी प्लांट नहीं है, ये बैक्टीरिया ही है, तो इसको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। क्या बोलते हैं जी, साइनोबैक्टीरिया। यहां पे लिख देना साइनोबैक्टीरिया। मामला क्लियर। तो जितने भी बैक्टीरिया है ना, वो सोल मेंबर है किसके, मोनेरा किंगडम के। और जो चौथा है, तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा से रिलेटेड 3 पॉइंट आपको याद रखना। पहला, ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। क्या है जी, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, पहला पॉइंट, सबसे छोटी आपकी जीवित कोशिका है। दूसरा, इसके पास सेल वॉल मौजूद नहीं होता है, सेल वॉल मौजूद नहीं होता है। और तीसरा, ये बिना ऑक्सीजन के भी जी सकता है। समझ में आया था। कहने का मतलब माइकोप्लाज्मा से रिलेटेड 2-3 चीज याद रखना है। पहला, इसके पास सेल वॉल मौजूद नहीं होता है, ये बिना ऑक्सीजन का रहता है। और साथ ही साथ ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है और ये पैथोजेनिक हो सकता है किसके लिए, प्लांट और एनिमल दोनों के लिए। तो मामला क्लियर है। तो ये मोनेरा से रिलेटेड बस आपको इतना ही जानना है। एग्जाम्पल याद रखना, बैक्टीरिया जितने होते हैं, माइकोप्लाज्मा सारे का सारा मोनेरा किंगडम में बिलोंग करता है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में देखो, प्रोटिस्टा में सबसे पहला ही वर्ड शानदार है। मैंने बोला था ना, जब हम लोग बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको एक वर्ड बोला था कि मोनेरा और प्रोटिस्टा में जनरली जो सेल्स होता है वो यूनिसेलुलर होता है। तो यहाँ पे वर्ड देखो, यूनिसेलुलर। एक सेकंड, सॉरी, यहाँ पे देखो क्या वर्ड है, यूनिसेलुलर, पहला वर्ड। दूसरा, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो अगर आपके एग्जाम में बोला जाएगा तो कौन ऐसा किंगडम है जिसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, तो करेक्ट आंसर हो क्या आना है, प्रोटिस्टा, पहला पॉइंट। दूसरा, कि अगर इसके मेंबर का बात किया जाए तो कुछ मेंबर के पास हेयर लाइक सीलिया होता है। सीलिया कैसा होगा, देखो इस मान लो सरफेस है ना, तो ऐसे हेयर लाइक सीलिया यहाँ पे मौजूद होगा। और कितने लोगों के पास इसके पास ऐसा फ्लेजिला भी होता है। तो सिलिया होगा, फ्लेजिला होगा, विप लाइक फ्लेजिला और हेयर लाइक सीलिया होगा। दोनों का पर्पस क्या है, दोनों का पर्पस है मूवमेंट प्रोवाइड कराना, तो ताकि वो बेचारा इधर उधर चल सके। तो याद रखना, हेयर लाइक सीलिया और विप लाइक फ्लेजिला होता है किसके लिए, पर्पस क्या है, फॉर मूविंग अराउंड, आसपास टहलने के लिए, घूमने के लिए। ठीक बात है भाई। आगे बढ़ो। अगर इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन का बात किया जाए तो ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकता है, जैसे आपका मोनेरा था। अगर इसका एग्जाम्पल का बात किया जाए तो इसके अंदर में एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो यूनिसेलुलर एल्गी सारे के सारे आते हैं आपकी प्रोटिस्टा में। जो डाई एटम्स है वो आते हैं प्रोटिस्टा में। जो प्रोटोजोन्स है, नाम तो सुना होगा आपने प्रोटोजोन्स का, जिसकी वजह से मलेरिया होता है, तो जो प्रोटोजोन्स है वो भी किसमें आते हैं, प्रोटिस्टा में। अब प्रोटोजोन का एग्जांपल देख लो। प्रोटोजोन का एग्जांपल है अमीबा, नाम तो सुना होगा आपने, पैरामीशियम और यूग्लेना। तो अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लेना, ये सारे क्या है आपके प्रोटोजोन्स है, जो किस किंगडम में से बिलोंग करते हैं, प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं। मामला क्लियर है। इस सारा का सारा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपके सामने है। जो दिक्कत है जरूर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, आगे अब हमारी बारी है फंजाई। किसकी बारी है जी, फंजाई की। चलो फंजाई पे निपटा दिया जाए, ठीक है ना। फंजाई निपटाने के बाद आज हम लोग सेशन को यहीं पे रखेंगे और फिर हम लोग कल पढ़ेंगे प्लांट किंगडम, ठीक है ना। तो पहले इसको मैं अच्छे से बता देता हूँ। अगर फंजाई का बात किया जाए तो आप लोगों को पूरा क्लियरली दिखाई दे रहा है। हाँ चलिए, तो फंजाई के बारे में सबसे पहला ये हेटेरोट्रॉपिक होता है। मैंने उसी से मैं आप लोगों को बोला था, वर्ड याद रख लेना है। ये क्या होता है, हेटेरोट्रॉपिक होता है, कभी जिंदगी में ऑटोट्रॉपिक होने वाला नहीं। ठीक बात है भाई। हेटेरोट्रॉपिक होगा, यूकैरियोटिक होगा और ऑब्वियस बात ऑर्गेनिज्म होगा। तो फंजाई क्या होता है, फंजाई आपका हेटेरोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, जबकि प्रोटिस्टा क्या था, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। मामला क्लियर, आगे बढ़ो। इसमें एक वर्ड होता है सेप्रोट्रॉफ। तो फंजाई को हम लोग बोलते हैं कि फंजाई क्या होता है, सेप्रोट्रॉफ होता है। तो कोई बोलेगा सेप्रोट्रॉफ का मतलब क्या होता है भैया, तो सेप्रोट्रॉफ का मतलब होता है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म मरे हुए चीज को, सरे हुए चीज को, गले हुए चीज को खाए, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड
और डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल पे डिपेंड करते हैं उनको बोला जाता है सेप्रोट्रॉप्स, और उस प्रकार के न्यूट्रिशन को बोला जाता है सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सेप्रोट्रॉप्स का मतलब क्या हो गया? सम ऑफ देम यूज डेड और डिकेइंग मटेरियल एज फूड। तो उनको खाने के लिए क्या मिलेगा? सड़ा गला चीज मिलेगा, तो उसको बोलते हैं सेप्रोट्रॉप्स। और इसीलिए फंजाई भी ऐसा सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करता है। तो एग्जाम में अगर हेट्रोट्रॉप्स ना दे के सेप्रोट्रॉप दे तो ठोक देना सेप्रोट्रॉप्स। आगे बढ़ जाओ। कुछ इसमें ऐसे हैं, कुछ मतलब फंजाई के अंदर के कुछ ऐसे एग्जांपल हैं। सम ऑफ देम रिक्वायर क्या चाहिए उनको एक लिविंग प्रोटोप्लाज्म चाहिए। प्रोटोप्लाज्म कहने का मतलब क्या हो गया कि समझो कि एक घर चाहिए उनको रिप्रोडक्शन करने के लिए। तो बोला कि ए लिविंग प्रोटोप्लाज्म ऑफ ए होस्ट ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। तो मान लीजिए आप, मेरा बॉडी है, मेरे बॉडी के अंदर में प्रोटोप्लाज्म है, मान लिया, ठीक है ना। मान लीजिए मेरे सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म है, मेरे बॉडी के अंदर फंजाई एंट्री करेगा और मेरे बॉडी का, तो मैं उसके लिए क्या हो गया? होस्ट हो गया। मेरे बॉडी का मेरा प्रोटोप्लाज्म में एंट्री कर लेगा और वहीं से फूड खाने लगेगा। सब जितना भी मैं खा रहा हूं सब उसको पकड़ पकड़ के खाएगा। तो कहने का मतलब चालाकी चला रहा है ना। तो इस प्रकार के न्यूट्रिशन को मोड को बोलते हैं पैरासिटिक, यानी पैरासाइट का काम कर रहा है। पैरासाइट वो हो गया और होस्ट मैं हो गया, क्योंकि मैं उसके फूड को होस्ट कर रहा हूं। क्या भाई, पार्टी करते हैं, समझ में आ रहा है बात? तो ये इसका मामला हो गया। सेल वॉल के बारे में मैंने बोल ही दिया था, इसका सेल वॉल काइटिन से मिलकर बनता है। ठीक बात है। एग्जाम्पल का बात किया जाए तो आप सभी जानते हैं, परिचित है, ईस्ट जो होता है वो आपका फंजाई है। जो मोल्ड होता है वो फंजाई है। जो मशरूम आप लोग खाते हैं वो भी क्या है? फंजाई है। तो मशरूम, ईस्ट, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, बट इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक बात है। आगे बढ़ते हैं। अब इस फंजाई में एक रिलेशनशिप होता है। ये रिलेशनशिप वो मामला नहीं, दूसरा रिलेशनशिप है। देखो, तो अगर फंजाई का ब्लू ग्रीन एल्गी, जो अभी उन्होंने पढ़ा था मोनेरा में, अगर फंजाई और ब्लू ग्रीन एल्गी आपस में गठबंधन कर लेते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी का और नाम क्या होता है? साइनोबैक्टीरिया। तो इस प्रकार के रिलेशनशिप को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। कौन सा रिलेशनशिप? सिम्बायोटिक, यानी दोनों को फायदा है। म्यूचुअलिज्म का रिलेशनशिप है कि भाई तू मेरे को घर देगा, मैं तेरे को मतलब खाने के लिए जो आपका सुविधा होगा वो दूंगा, ठीक है ना। मामला क्लियर? तू मुझे खून दे, मैं तुझे आजादी दूंगा, वो वाला मामला था ना, वो सुभाष चंद्र बोस वाला मामला। तो फंजाई जो होता है वो ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया, दोनों नाम सेम है, उसके साथ मिलके क्या करता है? एक आपका परमानेंट आपका म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप को शो करता है। समझ में आ रहा है? परमानेंट, ये टेम्पररी दोस्ती नहीं होती है, परमानेंट के लिए एकदम मतलब समझिए पति पत्नी वाला रिश्ता हो जाता है, और परमानेंट के लिए म्यूचुअलिज्म आपका रिलेशनशिप हो जाता है। ठीक है ना। किसके बीच? फंजाई और ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, उसके बीच। इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और इस रिलेशनशिप को जो शो करता है आपका फॉर्म ऑर्गेनिज्म, उसको बोलते हैं आपका लाइकेन। तो लाइकेन जो होता है वो इस फॉर्म को आपका क्या करता है? शो करता है। और लाइकेन के बारे में बात किया जाए तो लाइकेन एक बहुत बढ़िया पोल्यूशन इंडिकेटर होता है, यानी ये वहीं पे ग्रो करेगा जहां पे पोल्यूशन बहुत कम है। तो लाइकेन इज अ वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर। और ये जो आपका रिलेशनशिप शो करता है वो कौन सा होता है? एल्गी फंजाई का। कौन सा? एल्गी फंजाई का कौन सा जी? ब्लू ग्रीन एल्गी फंजाई का आपका म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप, जिसको सिम्बायोटिक के नाम से जानते हैं। अगर लाइकेन का बात किया जाए तो ये लाइकेन जो होते हैं वो स्लो ग्रोइंग लार्ज कलर पैचेज होते हैं। तो जब ट्री के बार्क को देखोगे, तो वहां पे लार्ज कलर का धब्बा मौजूद होता है, वही तो आपका लाइकेन होता है। ठीक है ना। तो लाइकेन जो होता है, और याद रखिए, तो इसके लाइफ फॉर्म को मैं बोलता हूं लाइकेन। और लाइकेन एक पोल्यूशन इंडिकेटर होता है जो कहां पे दिखाई देगा? किसी भी ट्री के बार्क पे। और ये आपका लार्ज कलर पैचेज होता है, और जो धीरे धीरे ग्रो करता है, अचानक उड़ नहीं जाएगा, धीरे धीरे बेचारा ग्रोथ को मेंटेन करता है। और आप ये भी जानते हैं कि लाइकेन एक नेचुरल इंडिकेटर का भी काम करता है। जब आपको एसिड बेस वाला मामला उसको डिस्टिंग्विश करना है तब उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपका रहा फंजाई। अब चलो इसका एक बार रिवीजन कर लो, ठीक है ना। तो मैंने क्या पढ़ा है आपको? किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा दिया, कैसे डिस्कवरी हुआ, पहले लिनियस आया, फिर हैकेल आया, फिर कोपलैंड आया, फिर आपका व्हिटेकर आया, फिर कार्लोस भी आएगा, उसको गोली मारो, इतना समझ लो। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी के बारे में मैंने पढ़ा दिया। अब यहाँ पे चार्ट के अकॉर्डिंग आप लोग रिविजन कर लो, मामला खत्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म के पास दो ऑप्शन है, या तो उसका सेल प्रोकैरियोट्स होगा, ठीक है ना, या फिर उसका सेल यूकैरियोट्स होगा। अभी आपने पढ़ा। अगर प्रोकैरियोट्स का बात करें तो प्रोकैरियोट्स में क्या होगा? यूनिसेलुलर होगा, और उसके अंदर में जो किंगडम आएगा वो आएगा मोनेरा। यानी मोनेरा के अंदर में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका सेल प्रोकैरियोट होता है, सिंपल सा। तो मोनेरा के अंदर में कैसे ऑर्गेनिज्म होंगे? यूनिसेलुलर, जिनका सेल टाइप कैसा होता है? प्रोकैरियोट। अब बात करते हैं यूकैरियोट का। तो यूकैरियोट दो प्रकार का हो सकता है, या तो उसका बॉडी डिजाइन यूनिसेलुलर हो सकता है या फिर मल्टीसेलुलर। तो एक ही ऐसा था जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक था, उसका नाम था प्रोटिस्टा। तो यहाँ पे क्या टपका दे? प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा एक मात्र ऐसा यूकैरियोट्स है जिसका बॉडी कैसा है? यूनिसेलुलर है।
अब बात करते हैं मल्टी सेलुलर की। तो मल्टी सेलुलर में दो केस है, पहला कि सेल वॉल हो सकता है, दूसरा सेल वॉल नहीं होगा। तो सेल वॉल किसमें हो सकता है, यानी किसमें सेल वॉल मौजूद है, तो वो आपका है फंजाई और प्लेंटी। तो अगर सेल वॉल है तो फिर मैं किसके बेसिस पे डिस्टिंग्विश करूं, तो मैं देखूंगा कि अगर भाई तेरे पास सेल वॉल है तो क्या तू फोटोसिंथेसिस करेगा क्या। अगर फोटोसिंथेसिस करेगा तो मैं तुमको प्लांट बोलूंगा, अगर नहीं करेगा तो मैं तुमको फंजाई बोलूंगा। यहाँ पे लिखा ना, डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस देन इट इज कॉल्ड फंजाई एंड एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस देन इट इज कॉल्ड प्लांट। और अगर जिसके पास सेल वॉल नहीं होगा उसको मैं बोल दूंगा एनिमेलिया। तो मामला कैसे होता है मैं बताता हूँ। किसी भी ऑर्गेनिज्म को मेरे को क्लासिफाई करना है, सबसे पहले मैं पूछूंगा बता भाई तेरा सेल टाइप क्या है। उसने बोला प्रोकैरियोटिक। तो बोला अच्छा प्रोकैरियोटिक है, अच्छा चलो कैसा सेल है तुम्हारा, तो बोलेगा यूनिसेलुलर। मैंने बोला कि चलो मोनेरा के अंदर डाल दो। किसके अंदर, मोनेरा के अंदर। मैंने क्या देखा, प्रोकैरियोटिक सेल टाइप और बॉडी डिजाइन यूनिसेलुलर। मैंने बोला कि मोनेरा के अंदर डाल, ठीक है। फिर मैंने बोला कि चलो भाई तुम अपना बताओ। तुम बोला, उसने बोला कि मैं यूकैरियोटिक हूं। अच्छा यूकैरियोटिक है, चल बता भाई तेरा सेल टाइप कैसा है, तुम्हारा बॉडी डिजाइन कैसा है। तो उसने बोला कि मैं यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक हूं। मैंने बोला अच्छा, तो अगर तुम यूनिसेलुलर है तो मैं तुमको डालूंगा प्रोटिस्टा के अंदर। तो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक वाले आते हैं प्रोटिस्टा के अंदर। अब चलते हैं, चलो अब बात करते हैं मल्टी सेलुलर का। तो बोला कि भाई बता मल्टी सेलुलर कौन कौन है। तो तीन लोगों ने हाथ उठाया, एक फंजाई था, एक प्लेंटी था, एक एनिमेलिया था। तो मैंने बोला फंजाई को उठाया, मैंने बोला कि क्या भाई तेरे पास सेल वॉल है क्या। तो उसने बोला हाँ मेरे पास सेल वॉल है। तो मैंने बोला अच्छा क्या तू फोटोसिंथेसिस कर सकता है क्या। तो उसने बोला नहीं मैं ये नहीं करूंगा। तो चल ठीक है तू फंजाई। फिर एक लड़का ने हाथ उठाया, मैंने बोला कि भाई तेरे पास सेल वॉल है। तो बोला कि हाँ मेरे पास सेल वॉल है। मैंने बोला कि क्या तू फोटोसिंथेसिस कर सकता है क्या। तो बोला कि जी मैं बिल्कुल कर सकता हूं, अगर मेरे को आप कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और आप अगर मेरे को क्लोरोफिल और आपका सनलाइट देते हो तो मैं करके ग्लूकोज बना दूंगा, ऑक्सीजन को लिबरेट कर दूंगा। तो मैंने बोला गजब यार, तुमको तो मैं प्लांट बनाता हूं। तो ये बन गया प्लांट। तीसरे को मैंने बोला कि भाई तूने हाथ उठाया, क्या तेरे पास सेल वॉल है। तो उसने बोला नहीं मेरे पास सेल वॉल है। मैंने बोला वहीं पे बैठ जा, तू एनिमल निकला। तो सेल वॉल है ही नहीं तो क्या एनिमल। हम लोग समझ में आ रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ आपका क्लासिफिकेशन खत्म होता है। अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप लोग कमेंट में लिख के बता देना। और मेरे को लगता है कि इससे बढ़िया आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। और ये जो है ना पॉइंट, इतना ही आपके एग्जाम के लिए काफी। आप सबको सेशन में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और क्लास हमेशा देखते रहो, बहुत बढ़िया बढ़िया हम लोग लेक्चर लेके आएंगे और हमेशा ट्राई करेंगे कि आपको कुछ अच्छा सिखाएं और एग्जाम ओरिएंटेड सिखाएं। जय हिंद।